गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा टॉपिक होगा मानव अंड की संरचना। तो बच्चों, कल हम लोगों ने अंड जनन पढ़ा था, किस प्रकार से अंडाणु या अंड का निर्माण होता है। आज हम लोग देखेंगे कि मानव अंड की संरचना कैसी होती है। तो पहले देखते हैं इसका व्यास। इसका व्यास है 100 माइक्रोमीटर से 0.1 मिलीमीटर के करीब। ये देखने में तो बहुत ही छोटा माप लग रहा है, परंतु अंडाशय की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा अंड की माप जो है वो बड़ी होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अंड को समपीतकी, अल्पपीतकी या अपीतकी कहा जा सकता है। ये पीत का अर्थ है अंड में पाए जाने वाला पीला पदार्थ, जिसे हम पीतक कहते हैं। तो कभी कभी पीत जो है वो पूरे अंड में फैला हुआ होता है, जिसे हम समपीतकी कहते हैं। कभी कभी बहुत कम मात्रा में होता है, जिसे अल्पपीतकी, और कभी कभी नहीं पाया जाता या अनुपस्थित होता है तो उसे हम अपीतकी कहते हैं। इंग्लिश में इसको आइसोलिसाइथल, माइक्रोलिसाइथल और एलिसाइथल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अंड की संरचना में आपको यहाँ पर, अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ये देखिए, यहाँ पर 2 लेयर्स आपको दिख रही हैं, 2 आवरण दिख रहे हैं। तो ये अंड के बाहर की तरफ, जो अंदर आपको सबसे बाहर की तरफ आवरण दिख रहा है, उसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा। और उसके अंदर की तरफ जो आवरण है उसे हम कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल के लेक्चर में। और इसके बाद इसकी संरचना को हम अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक केंद्रक दिखाई पड़ता है जो कि अगुणित होता है, और अंदर की तरफ जो द्रव्य भरा होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में अंडाणु की संरचना पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये उसके बारे में लिखना होगा और उसका ये डायग्राम भी बनाना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मासिक धर्म, या जिसको हम आर्तव चक्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल, या शॉर्ट में MC, M फॉर मेंस्ट्रुअल, C फॉर साइकिल। बच्चों, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको रजोधर्म भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, ऋतु धर्म भी कहते हैं, ऋतुस्राव भी कहते हैं। तो बच्चों, ये सब एक ही प्रक्रिया के कई सारे अलग अलग नाम हैं, पर प्रक्रिया के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक ही है। इसको अलग अलग इन नामों से जाना जाता है। ठीक है। और बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि अक्सर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो बच्चों, ये जो है मानव मादा में लगभग जब यौवन का आरंभ होता है, यानी 11 से 13 वर्ष की अवस्था में, तो एक जनन संबंधी एक ये प्रक्रिया है। इसी को हम मासिक धर्म कहते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? जब यौवन का आरंभ होता है, यानी 11 से 13 वर्ष के बीच में। और इसकी समाप्ति का भी एक समय होता है, वो होता है 40 से 45 वर्ष की अवस्था। ये मानव मादा में पाई जाती है। और इसके अलावा ये और किस में पाई जाती है? बंदर में पाई जाती है और मानव में पाई जाती है। और बच्चों, जब हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था तो हमने एक चीज़ और पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं मध चक्र, है ना। मध चक्र किस में पाया जाता है? गाय में, बिल्ली में। तो ये सब जो हैं ये दूसरी साइकिल है, और ये वाली साइकिल जो है वो मनुष्य की मादा और बंदरों में पाई जाती है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस तरह कब ये इसका प्रारंभ होता है और कब इसका अंत होता है। तो बच्चों, ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है, यानी कि यौवन आरंभ से लेकर 40-45 और कभी कभी बच्चों ये अवस्था 50 वर्ष तक भी जाती है। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है, इसी को हम मानव मादा का जनन काल कहते हैं।
इसका अर्थ क्या हुआ कि इसी अवस्था में या इसी अवधि में मादा जो है वो प्रजनन करने में के योग्य होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें अब हम क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो देख लेते हैं। ये जो है अंडाशय और गर्भाशय में होने वाला चक्रीय परिवर्तन है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अंडाशय और गर्भाशय, ये अंडाशय और गर्भाशय क्या है, मादा जनन अंग हैं, और इनमें जो है किस प्रकार से चक्रीय परिवर्तन होते हैं। चक्रीय का अर्थ क्या हुआ, साइकिल, सर्कुलर, मीन्स कि ऐसा परिवर्तन जो एक निश्चित समय के बाद फिर से दोहराता है, तो उसको हम कहते हैं चक्रीय परिवर्तन। और ये किनकी क्रिया से होता है, अंडाशय और गर्भाशय की क्रिया से होता है। आगे बढ़ते हैं। इस परिवर्तन में होता क्या है, प्रत्येक माह एक अंडाणु या अंड मुक्त होता है। ये बच्चों मैंने आपको बताया था। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। मीन्स जब अंड बाहर की तरफ निकलता है, ये आपको कल के लेक्चर में मैंने आप बताया था कि किस तरह से ग्राफियन पुटिका जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो उससे अंडाणु या अंड जो है वो मुक्त हो जाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। आगे बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया बारी बारी से प्रत्येक अंडाशय से होती है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। कि सपोज़ कि एक मंथ में लेफ़्ट ओवरी से अंडाणु निकलता है, तो उसके अगले मंथ में या अगले माह में राइट अंडाशय से, राइट साइड वाले अंडाशय से अंड जो है वो मुक्त होगा। तो यही इसका अर्थ है कि बारी बारी से प्रत्येक अंडाशय से हर माह अंड मुक्त होता है और एक ही अंड मुक्त होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था शुक्र जनन में क्या होता है, बहुत सारे शुक्राणु मुक्त होते हैं, लेकिन अंडोत्सर्ग में केवल एक ही अंड जो है वो मुक्त होता है। और इस पूरी मासिक चक्र की अवधि, एक मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है, 26 से 28 दिन की होती है। और इस अवधि में यदि अंड का निषेचन नहीं होता है, मतलब कि देखिए अंड तो हर माह मुक्त होता ही है ना, लेकिन अगर इसका निषेचन नहीं हो पाता है, निषेचन किससे होगा, शुक्राणु से होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन जो हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का स्राव कम हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जब निषेचन हो जाएगा तो गर्भ ठहर जाएगा और उस गर्भ के लिए ही जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। लेकिन जब निषेचन ही नहीं हो पाता है तो इस हार्मोन की फिर आवश्यकता ही ख़त्म हो जाती है, तो इसका स्राव धीरे धीरे कम होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, ये दोनों ही क्या हैं, मादा जनन हार्मोन्स हैं। फिर इसके बाद इसी कारण जो है पहले आर्तव चक्र से दूसरे आर्तव चक्र में लगभग 26 से 28 दिन का समय लग जाता है, और यही जो है वो दोनों चक्रों के बीच का अंतराल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक चित्र दिखाया हुआ है जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक मासिक चक्र जो है वो कब शुरू होता है और कब वो समाप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पर मैंने एक ये दिखाया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है पहला दिन। ठीक है, और पहले दिन से लेकर ये बीच में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, 14वें दिन पे यहाँ पे दिखाया है इसको, और लास्ट में है ये 28वां दिन। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि एक मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है, 28 दिन की, मतलब 28 दिन के बाद दूसरा मासिक चक्र प्रारंभ होता है। तो पहले दिन सपोज़ ये पहला दिन है, किसी भी मंथ का पहला दिन है, तो उसमें जो है रक्तस्राव शुरू होता है, मीन्स मासिक धर्म प्रारंभ हो गया। अब उस अवस्था में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं।
ठीक है। अब रक्तस्राव शुरू हो गया है, इसका मतलब अब यहाँ पर प्राथमिक पुटिका, जो मैंने आपको कल बताया था, पहले प्राथमिक पुटिका बनती है। अब ये बीच में जो आपको 1 से 14वां दिन दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा एंड सो ऑन, इस तरह से करते करते 14वें दिन पे हम लोग आएंगे। तो 1 से 14वें दिन के बीच में होता क्या है, ये हम लोगों को देखना है। तो इसके बीच में प्राथमिक पुटिका का निर्माण होता है, फिर द्वितीयक पुटिका बनती है, फिर उसी से तृतीयक पुटिका, और उसके बाद ग्राफियन पुटिका। ठीक है। अब यही ग्राफियन पुटिका जो है वो परिपक्व हो जाती है और 14वें दिन जाकर अंडाणु को मुक्त कर देती है। तो हम यही मानते हैं कि 14वें दिन ही जो है वो एक नॉर्मल जो साइकिल होती है उसमें 14वें दिन ही अंड बाहर मुक्त होता है, यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अब अगर इसी दौरान मीन्स यहाँ पर इस अवस्था में क्या हुआ, अंड जो है वो मुक्त हो गया, और अगर इसी दौरान निषेचन हो जाता है तो क्या होता है, फिर हम अंडाणु से शुक्राणु का निषेचन हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, युग्मनज, और वो वही भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है। तो यानी उसको हम क्या मानते हैं कि वो गर्भ ठहर गया है। और अगर इस बीच निषेचन नहीं हो पाता तो फिर से वही साइकिल प्रारंभ होती है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ तो फिर ये जो है कॉर्पस लूटियम जो है वो धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम में ये चेंज हो जाती है। अंड जो है, अंड तो मुक्त हो गया, यही ग्राफियन पुटिका, अब धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम बनता है, फिर उसका ह्रास होता है, मतलब वो नष्ट होने लगती है, और 28वें दिन तक जाकर ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। फिर से पहला दिन शुरू होता है और फिर से रक्तस्राव शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से एक पूरी साइकिल चलती है। अब यहाँ हमें एक चीज़ और भी देखनी है कि इस दौरान आपको ये समझना है कि ये जो दोनों हार्मोन्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स का स्तर क्या होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है बच्चों। ये देखिए, एस्ट्रोजन इस अवस्था में पहले दिन इसकी मात्रा कम होती है, फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, यानी जब हम 14वें दिन के पास आते हैं तो ये मैंने ग्राफ में ये दिखाया कि इसका स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 14वें दिन, और फिर धीरे धीरे ये डाउन होने लगता है। ठीक, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर इसका कार्य शुरू होता है, लेकिन अगर नहीं है तो निषेचन ना होने की अवस्था में इसका स्राव कम होने लगता है। इसी तरह से देखिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो, इसका स्तर कब जाकर अधिक होता है, 14वें दिन के बाद से। ठीक है, क्यों, अगर इस अवस्था में मान लीजिए यहाँ पर निषेचन हो गया होता तो इस अवस्था में अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास भ्रूण आ गया होता तो अब वहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता, लेकिन ऐसा ना होने की अवस्था में फिर इसका स्राव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रक्तस्राव जो होता है वो लगभग 3 से 5 दिन का होता है, और ये रक्तस्राव होता किसके कारण है, ये गर्भाशय जो होता है, उस गर्भाशय के भीतर की जो दीवार होती है, अंदर की जो परत होती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या नाम देते हैं, एंडोमेट्रियम, और वहाँ पर उपस्थित रक्त वाहिनियों के फट जाने से होती है। तो वो जब वही टूट टूट कर बाहर निकलती है, वही रक्तस्राव के रूप में योनि से बाहर आती है। फिर क्या होता है, जो पीत पिंड होता है वो अत्यधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करने लगता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इसका लेवल हाई दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, कॉर्पस लूटियम के पास। तो अब उस अवस्था में वहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है। और ये किस लिए स्रावित होता है, अब ये गर्भाशय की, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा क्या है, गर्भाशय की दीवार को क्या करना है, धीरे धीरे मोटा करना है, उसकी परत को मोटा करने के लिए ये हार्मोन्स जो हैं वो स्रावित होते हैं बनाए रखने के लिए। और अंडाणु निषेचित हो जाने की अवस्था में आर्तव चक्र बंद हो जाता है। मीन्स अगर अंडाणु निषेचित हो गया शुक्राणु से, तो फिर ये आर्तव चक्र, जब तक गर्भ जो है वो रहता है तब तक आर्तव चक्र बंद रहता है। ठीक है।